हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा है। ये क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is directly proportional to product of their masses. So ये force which is attractive, it is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. ठीक है, force being vector quantity, शायद से हमने यहाँ पर ये भी लिखना चाहिए, this force acts along line joining centers of two objects. ठीक है, चलो फिर हमने देखा था केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या कहता है केपलर्स लॉ? तो पहला लॉ है, तीन लॉ है, हाँ इसके पहला लॉ है planets revolve around the sun in elliptical orbits with sun at one of the foci. ठीक है, planets revolve around the sun in elliptical orbit and sun at one of the foci. So ellipse मतलब इस प्रकार का शेप रहेगा, इसके दो फोकस होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लैनेट है, दिस प्लैनेट दिस प्लैनेट ये एक इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे और सन ये इस फोकस पर रहेगा। दूसरा लॉ हमने देखा था, ये दूसरा लॉ कहता है द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट sweeps equal areas in equal interval of time. ठीक है, ये प्लैनेट एंड सन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इट कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमने कहा था इफ ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ये कोई नेक्स्ट पोजीशन है और ये उसकी फाइनल पोजीशन है, और P1 से P2 तक जाने के लिए अगर डेल्टा टी समय लगता है, सिमिलरली P3 से P4 जाने के लिए डेल्टा टी समय लगता है, तो जो एरिया कवर किया होगा
ये एरिया इक्वल रहेगा। ठीक है, अगर ये टाइम सेम है तो ये एरिया भी A1 और A2 इक्वल रहेंगे। और तीसरा लॉ था हमारा, क्या है तीसरा लॉ? द क्यूब ऑफ mean distance of a planet from the sun is proportional to square of the time period, that is r cube is proportional to t square, or r cube upon t square equal to constant। ठीक है, r cube upon t square equal to constant। अब देखो इन लॉ ने किस प्रकार से केपलर को कहता हूं, ये केपलर के लॉज ने किस प्रकार से न्यूटन को मदद की। देखो अब न्यूटन ने क्या एज्यूम किया था, ये प्लैनेट जो है ना, ये प्लैनेट एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये उसकी रेडियस हो जाएगी। तो देखो if planet is assumed to be moving in circular orbit, and if capital T is time period, v is velocity and r is radius, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है, एक राउंड में 2πr इतना डिस्टेंस कवर होता है, और एक राउंड के लिए टाइम कितना लगता है, कैपिटल टी। ठीक है, और अब आपको पता है हमने ये कल भी डिस्कस किया था कि जब ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन होती है तो कौन सा फोर्स जरूरी रहता है, कौन सा फोर्स कंपलसरी है, फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन हमने देखा है, एफ सेंट्रीपिटल इज mv स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब देखो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर अपॉन आर, पर यहाँ पर v की वैल्यू क्या है 2πr अपॉन टी, सो ये v स्क्वायर हो जाएगा m/r v स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर
आर स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो, अब जानबूझकर मैं इसे ऊपर और नीचे आर से मल्टीप्लाई करता हूं। जानबूझकर इसे ऊपर और नीचे आर से मल्टीप्लाई किया। अगर ऐसा करते हैं तो देखो क्या होने वाला है। दिस इज m 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेयर इंटू दिस r इंटू आर इज आर स्क्वेयर। सर आपने इसे ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज अभी हमें ध्यान में आएगा, क्या ये m की वैल्यू कांस्टेंट होती है क्या? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ प्लेनेट। हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही है। क्या 4 कांस्टेंट है क्या? हाँ सर सर, 4 भी कांस्टेंट है। पाई वो भी कांस्टेंट है। और व्हाट अबाउट दिस आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेयर? देखो केपलर ने क्या ये भी कहा था? कांस्टेंट है। केपलर ने कहा था आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेयर ये कांस्टेंट है। केपलर ने क्या कहा था? आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेयर ये कांस्टेंट है, वेयर आर इज द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब अगर ये हमारा प्लैनेट सर्कुलर मोशन में है तो इसका मीन डिस्टेंस मतलब तो रेडियस ही रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेयर जो है ये तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि केपलर ने कहा है। इसका मतलब इस पूरे में से ये सभी पार्ट कांस्टेंट हो गया क्या? क्या ये कांस्टेंट हुआ? हाँ हाँ सर, सर। मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वेयर। क्या यही न्यूटन ने कहा था क्या? दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, यहाँ पर अगर सेंटर में सन है तो इनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर आर रहने वाला है। सो दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से केपलर के वर्क के कारण न्यूटन कह पाया एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is inversely proportional to square of distance between them। अपने मन से नहीं लिखा, उसने काम किया, उसके बाद उसे पता चला। ठीक है, सो देखो ये यहाँ पर केपलर की मदद हुई, मास क्यों इन्वॉल्व है ये हमें ध्यान में आया, और ये कैपिटल जी की जो वैल्यू है ना, इट वाज फाउंड आउट बाय साइंटिस्ट नेम कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। एक्चुअली इसलिए कभी कभी आप ये स्टेटमेंट पढ़ते होंगे कि कैवेंडिश मेजर्ड द मास ऑफ अर्थ। ठीक है, कैवेंडिश मेजर्ड द मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ ये कैवेंडिश ने मेजर किया है। क्यों? क्योंकि देखो थोड़ा सा ध्यान देते हैं अपन उसके तरफ। मून और अर्थ के बीच का, या फॉर दैट मैटर किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स रहेगा F इक्वल टू कैपिटल G mass of earth into mass of other object into r square, where r is, अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ पर है तो रेडियस ऑफ अर्थ। सो अर्थ के ऊपर इस ऑब्जेक्ट का वेट इज एक्चुअली m इंटू जी। ठीक है, सो
अब देखो, अगर जी की वैल्यू पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, तो ये एमी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये फोर्स हमें पता चल जाएगा। ये फोर्स कैसा पता चल जाएगा? फोर्स इक्वल टू एम इंटू जी, बिकॉज अर्थ ने लगाए हुए फोर्स को आप ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट कहते हो। अर्थ ने लगाए हुए ग्रेविटेशनल फोर्स को आप वेट कहते हो, विच इज एम जी। मतलब अब देखो, अब ये फोर्स आपको मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी। हाँ सर बिल्कुल सही है, ये वैल्यू मिल गई। अब इसमें से जी की वैल्यू पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, सो अननोन कौन बचा? मास ऑफ अर्थ। सो इस प्रकार से आप मास ऑफ अर्थ निकाल लोगे। सो अदरवाइज देयर इज नो अदर वे अवेलेबल थ्रू विच वी कैन मेजर द मास ऑफ अर्थ। एक वेइंग बैलेंस लाया, एक तराजू लाया और उसके ऊपर अर्थ नाम के बॉल को रख दिया और उसका वेट पता चला, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो आज जो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है वो हमें कैसे पता चली है? तो ये कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट से पता चली है। ये कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट से पता चली है। ये एक्सपेरिमेंट हम फिर हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, कैवेंडिश ने कैसे किया था, क्या किया था। बट मास ऑफ अर्थ जी की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हमें मिलता है, एंड दैट्स व्हाई वी से कैवेंडिश मेजर्ड द मास ऑफ अर्थ। ठीक है, और ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया, force is inversely proportional to 1 upon r square. This is also called as inverse square law या inverse square rule. क्योंकि आप आगे जाकर देखोगे, the same law is applicable in electricity, the same law is applicable in magnetism. ठीक है, चलो, क्या ध्यान में आया है कि इतना पार्ट? इतना अगर ध्यान में आया है तो हम आगे जाते हैं। किसी को कुछ पूछना है? चलो, अगर ऐसा है तो आगे जाएंगे। एक क्वेश्चन करते हुए दो चीजें समझ लेंगे। क्या क्वेश्चन दिया है हमें? The mass of Earth 6 into 10 to the power 24 kg, and that of the moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg. If distance between moon and earth is 3.84 into 10 to the power 5 kilometer, calculate the force exerted by the earth on the moon. क्या कहा है देख लेते हैं। हमें बताया ये अर्थ है, ये मून है। अर्थ का मास है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। मून का मास है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, मतलब मून के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक
मून का सेंटर एंड अर्थ का सेंटर, इसके बीच का डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है? 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। गड़बड़ मत करना, दिस डिस्टेंस इज इन किलोमीटर। तो फोर्स निकाल लो। हमें पता है फोर्स क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून अपॉन आर स्क्वेयर। बिल्कुल सही है, पुट कर दो वैल्यू और आंसर निकाल लो। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24। मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22। उनके बीच का डिस्टेंस 3.84 इंटू 10⁸ लिख रहा हूं मैं। सर 8 क्यों लिखा? किलोमीटर को मीटर किया, 5 पहले ही थे, इंटू 10⁻3 मतलब 5 + 3 10⁸ का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6.67 6 7.4 डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻11 +24 +22। और देखो 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16, ऊपर जाएंगे तो -16 हो जाएंगे। आ जाएंगे साथ में -16, -16 -11 -27 -27 +24 -3 -3 +12 +19। यहाँ पर बचेगा +19। और ये वैल्यू देखो, रफली देखते हैं 3.8 के डबल होते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कितना हो जाएगा इसका डबल? 7.6। सो ये रफली टूजा है, ये भी अप्रोक्सीमेटली टूजा होगा। तो ये 20 से 24 के बीच में ये वैल्यू रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू आती है 20.1 20.1 इंटू 10⁻19। इसे ही आप 2.01 इंटू 10⁻20 भी कह सकते हो। ठीक है, इसे ही आप 2.01 इंटू 10⁻20 भी कह सकते हो। क्या ध्यान में आ जाएगा क्या कैसे हो रहा है? कैलकुलेशन कर पाएंगे क्या? ठीक है, अगर ये पार्ट ध्यान में आ गया तो और थोड़ा सा आगे जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंस है? सो it explains, it help us to explain कॉमनली एक सेंटेंस लिखता हूं। The force
that binds us to the earth. अर्थ हमारे ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, ये ग्रेविटेशनल लॉ के कारण ही हम बता सकते हैं. इट हेल्प अस टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ मून about the earth. Motion of planets around the sun. And the tides due to the moon and the sun. सन एंड मून के कारण जो टाइड्स होती है वो भी ये एक्सप्लेन करने के लिए मदद करता है. क्या सही है क्या? हो सर. ओके, चलो इतना हो गया तो आगे जाएंगे. हो गया लिखकर? झालं सर. चलिए आगे. यस. चलो क्या हम ऐसा कहते हैं एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट? इसका मतलब तो सर ऐसा हो जाएगा, अगर ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर एक पेड़ है और इस पेड़ पर एप्पल लगा है, तो क्या ये एप्पल अर्थ की तरफ खींचा जाएगा क्या? क्या ये एप्पल अर्थ की तरफ खींचा जाएगा क्या? हो. ओके. क्या ये अर्थ भी एप्पल को अपने तरफ खींचेगा क्या? एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट. Excuse me. So if Earth and Moon are two objects, Earth and Moon are two objects. Sorry, Earth and Apple are two objects. And Apple को अगर Earth अट्रैक्ट करती है, तो Apple ने भी Earth को अट्रैक्ट करना चाहिए. क्या सही है क्या बोलो? जरा सोचो बड़े इसके बारे में. देखो क्या स्टेटमेंट है हमारा, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. क्या अर्थ एंड एप्पल ये यूनिवर्स के दो ऑब्जेक्ट है? हाँ है. क्या इस एप्पल को अर्थ अट्रैक्ट कर सकती है? हाँ. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्टेड बाय अनदर ऑब्जेक्ट. क्या एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object? So if Earth is one of the object, it will attract
every other object, apple is one of them. Vice versa, every object in the universe, if apple is one of the object in the universe, it will attract every other object in the universe. Earth may be one of the other object, so apple भी अर्थ को खींचेगा अपने तरफ. So definitely force on earth by apple, force on earth by apple, ये लगेगा ही लगेगा, तभी ये लॉ वैलिड है. ये क्या रहेगा? G mass of earth into mass of apple डिवाइडेड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर. अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या ये सेम है क्या? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सेम है क्या? जी जी, एम ए इंटू एम ए इंटू एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. हाँ सर, ये तो दोनों सेम है. ठीक है, ये तो दोनों चीजें सेम है. हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही है. अब क्या करें? अब क्या करें? ये दोनों सेम है तो दोनों इक्वल होने चाहिए. इक्वेशन 1 and equation 2 are same. That is, force on apple by earth is equal to force on earth by apple. अब देखो, एप्पल पर फोर्स लगेगा तो एप्पल का एक्सीलरेशन होगा. ठीक है, ये किसके बराबर है? कैपिटल जी मास ऑफ एप्पल मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर. अगर एप्पल पर फोर्स लगा तो एप्पल का एक्सीलरेशन होने वाला है. कितना होगा ये फोर्स? मास इनटू एक्सीलरेशन, मास ऑफ एप्पल इनटू एक्सीलरेशन ऑफ एप्पल. और अगर अर्थ पर फोर्स लगता है तो अर्थ का एक्सीलरेशन होगा. कितना रहेगा ये फोर्स? मास ऑफ अर्थ इनटू एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ. अगर आप देखोगे तो सर इसका मतलब ये दोनों रिलेशन इक्वल हो जाने चाहिए. सही है ना? ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इतना रहेगा. अगर आप इसके देखोगे तो देखो, यहाँ पे भी एम ए है, यहाँ पे भी एम ए है, ये कैंसिल हो जाएगा. एक्सीलरेशन ऑफ एप्पल विल बी कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पे भी एम ई है, यहाँ पे भी एम ई है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे. एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ विल बी कैपिटल जी मास ऑफ एप्पल अपॉन आर स्क्वायर. अब देखो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 to the power -11. मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 to the power 24. रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 to the power 6 इंटू 6.4 इंटू 10 to the power 6. ठीक है, रफली देख लो इसे, ये कितना आने वाला है. तो आप रफली इसे देखोगे तो ये वैल्यू रहेगी 6.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 to the power -11 प्लस 24. ये 6 ऊपर गए, -6 -6 -11 -6 -17 -17 -6 कितना हो जाएगा?
-17 -6 -23 -23 + 24 10 to the power 1। ये लगभग 6 और ये भी 6 है, तो ये चले जाएंगे, ये 1 हो जाएगा। 1 × 10 to the power 1, ये वैल्यू 10 के आसपास आएगी। एक्चुअली आपको पता है ये वैल्यू 9.8 होती है। ठीक है, अब देखो एक्सीलरेशन है इसलिए यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ 6.67 × 10 to the power -11। एप्पल का मास कितना होगा एखादे एप्पल का? बहुत ज्यादा पकड़ लिया मैंने, एक एप्पल पकड़ा 1 kg का, नहीं होता 1 kg में 5 एप्पल आएंगे, फिर भी पकड़ लिया 1 kg है, ज्यादा पकड़ लिया। 6.4 × 6.4 × 10 to the power 6 × 10 to the power 6, this is 6.67। 6.4 × 6.4 × 10 to the power -11 -6 -6। अब ये वैल्यू कुछ तो 10 to the power -24 के पास आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू 10 to the power -24 के पास आ रही है। कितनी आती है ये वैल्यू बताऊं क्या मैं आपको? 1 मिनट। (1.62 × 10 to the power -24)। अब देखो ये 10 के आसपास है और ये 10 to the power -24 है। ये वैल्यू इतनी छोटी है कि हमें ये फील नहीं होता है, बट एप्पल भी अर्थ को अपने तरफ खींचता है और ये उतना ही फोर्स है जितना फोर्स अर्थ ने एप्पल पर लगाया है। द डिफरेंस इज एप्पल का मास कम होने के कारण एप्पल का मास कम होने के कारण एप्पल का एक्सीलरेशन ज्यादा है। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसके कारण ये एक्सीलरेशन कम है, बट दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स सेम है। जितना फोर्स एप्पल पर लग रहा है उतना ही फोर्स अर्थ के ऊपर लगेगा। क्या सही है क्या? क्या सही है क्या? ओके, अगर ध्यान में आया तो क्या यहाँ से आगे जाए? आ गया क्या इतना पार्ट ध्यान में? हाँ सर। सर लिखना है क्या? लिखना है।